हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज से डिजाइन के 53rd लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में इन डबली रेनफोर्स्ड बीम में। जैसे कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हम जो है डबली रेनफोर्स्ड बीम में अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड में इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? हमारे किसी भी बीम पर जो बेंडिंग मूवमेंट फोर्सेस लगती हैं, उन फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए जो भी रेजिस्टिंग फोर्सेस होती हैं उन्हें हम जो है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम MU के साथ डिनोट करते हैं। अगर आप जो है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में काफी बार हमने जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जिन लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जो है इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हो। देखिए, डबली रेनफोर्स बीम में हम कंप्रेशन जोन के लिए मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम एक बीम डिजाइन करते हैं, यानी कि एक सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं, तो जिस कंडीशन में हमारा जो सिंगली रेनफोर्स बीम है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे पास जो है दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम जो है अपने सेक्शन को फिर से डिजाइन करें एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम, उस कंडीशन में हमें जो है अपनी बीम की डायमेंशंस चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम जो है चाहते हैं कि हम अपनी डायमेंशंस को चेंज ना करें, तो हमें जो है सेम डायमेंशन के साथ जो है उस बीम को एज ए डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना पड़ता है। डबली रेनफोर्स बीम में क्या होता है कि हम जो है टेंशन के साथ साथ जो है कंप्रेशन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारा जो कंप्रेशन जोन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है? ओवर रेनफोर्स सेक्शन में होता है कि हमारा जो कंप्रेशन जोन है वो सिंगली रेनफोर्स बीम में वीक हो जाता है। इसलिए हमें जो है कंप्रेशन जोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सेक्शन को डबली रेनफोर्स बीम के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना पड़ता है। इसलिए जो है यहाँ पर कंप्रेशन जोन को स्ट्रॉन्ग करने की ही बात हो रही है। इसलिए हम जो है डबली रेनफोर्स बीम में सिर्फ कंप्रेशन जोन के लिए ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हम बेसिकली अपने जो है कंप्रेशन जोन को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं। अदरवाइज अगर हमारा जो बीम होगा वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में हमें जो है डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हम जो है सेम सेक्शन को एज ए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन भी जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं डबली रेनफोर्स बीम में इन कंप्रेशन। यहाँ पर अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि MU हमारे पास इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2। MU1 है यहाँ पर हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे कंक्रीट में है कंप्रेशन जोन में, उसे हम MU1 के साथ डिनोट करते हैं। MU हमारा MU लिमिट के साथ जो है इज इक्वल टू होता है, और इससे फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है C1 इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम जो लीवर आर्म कहते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो इसका लेक्चर का लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर जाकर आप जो है इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हो। C1 यानी कि जो कंप्रेसिव फोर्सेस हमारी कंक्रीट प्रोवाइड कर रही है कंप्रेशन जोन में, उसे हम C1 कहते हैं। इसको हम जो है इंटू करेंगे लीवर आर्म के साथ, तो हमारे पास जो है MU1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 क्या होता है हमारे पास? इसकी क्या इक्वेशन है? 0.36 FCK BXU। यहाँ पर FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, B है हमारे पास विड्थ ऑफ द बीम, XU है हमारे पास डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, D है हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर लीवर आर्म की जो वैल्यू होती है वो D माइनस 0.42 XU होती है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ से अगर हम जो है अपनी कंप्रेसिव फोर्स का जो डिस्टेंस है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास लीवर आर्म आ जाता है जहाँ पर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई MU1 की। MU2 यहाँ पर हमारे पास क्या है? C2 इंटू लीवर आर्म। C2 यहाँ पर क्या है? ये कंप्रेसिव फोर्स है जो हमें कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए भी हम सेम मेथड से फॉर्मूला या फिर इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, C2 इंटू लीवर आर्म। यहाँ पर C2 की वैल्यू हमारे पास है FSC माइनस FCC। FSC यहाँ पर क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, यानी कि जो कंप्रेशन में स्टील प्रोवाइड की है और वो जो स्टील हमें कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है उसे हम FSC कह रहे हैं यहाँ पर, और माइनस FCC। तभी यहाँ पर FCC क्या है? जहाँ पर अगर आप कंप्रेशन जोन में देखोगे तो कंप्रेशन जोन में जहाँ पर हमने कंप्रेसिव स्टील प्रोवाइड की है उस कंडीशन में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है कंक्रीट की आनी थी। इस स्टील को प्रोवाइड करने के लिए हमें जो है कुछ क्वांटिटी में कंक्रीट रिमूव करना पड़ रहा है। जो हमने कंक्रीट रिमूव की है वो हमें कितनी कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करने वाला था, उस फोर्स को हम FCC के साथ डिनोट करते हैं। अभी वो कंक्रीट यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम जो है
FSC यानी कि जो स्टील में से उस कंक्रीट की जो फोर्स है उसे माइनस करते हैं और ASC से इंटू करते हैं, यानी कि ASC क्या होता है, एरिया ऑफ कंप्रेसिव स्टील। जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है कंप्रेसिव स्टील, उसका एरिया क्या है, यहाँ पर ASC से हम उसे डिनोट कर रहे हैं। और लीवर आर्म यहाँ पर क्या है, D माइनस D डैश। D क्या है यहाँ पर और D डैश क्या है, D सेम इफेक्टिव डेप्थ है और D डैश है हमारी डेप्थ ऑफ द कंप्रेसिव स्टील फ्रॉम दी टॉप एज। जो भी हम जो है डेप्थ मेजर करते हैं वो हमेशा कंप्रेशन जोन के टॉप एंड से मेजर करते हैं, जो आप हमेशा याद रखिए। और ये हमारे पास लीवर आर्म की इक्वेशन होगी। टोटल इक्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी MU2 की। तो MU यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, MU1 प्लस MU2। तो इस दोनों को जो है इक्वेशन को हम प्लस करेंगे, हमारे पास MU का फॉर्मूला बन गया 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस FCC ASC D माइनस D डैश। इफ द लॉस ऑफ कंक्रीट एरिया ऑक्युपाइड बाय कंप्रेसिव स्टील इज नेग्लेक्टेड। जो हमने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड करने के लिए कंक्रीट को रिमूव किया है, वो जो कंक्रीट थी वो बहुत ही कम हमें जो है कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करती अगर यहाँ पर होती। इसलिए वो कंप्रेसिव फोर्स को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम जो है FCC को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका अप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आज से डिजाइन के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।